नमस्कार दोस्तों, हम मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ रहे थे और उसमें हमने कल की क्लास में मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषताओं को पढ़ लिया था और उसके बाद में हमने केंद्रीय प्रशासन पर बात शुरू की थी और केंद्रीय प्रशासन में हमने सम्राट पर बात कर ली थी। फिर हम अमात्य वर्ग पे आए थे और मैंने आपको बताया था कि अमात्य 3 श्रेणियों में विभाजित थे। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अमात्य। फिर हमने प्रथम श्रेणी के अमात्य मंत्रण पर बात करी। फिर हमने द्वितीय श्रेणी के अमात्य जितने भी थे 18 तीर्थ उन पर बात करी और उसके बाद में फिर हम वो आ गए थे तृतीय श्रेणी के अमात्यों पे। और तृतीय श्रेणी के जो अमात्य हैं उन्हें हमने एक विभाग अध्यक्ष के रूप में रखा था और मैंने बताया था कि इनका जो वेतनमान था वो 1000 पर्ण होता था। ठीक है, और एक बात हमने कहा था कल थोड़ा कन्फ्यूज़न में, आज मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हमने क्या कही थी बात, हमने ये कही थी कि जो आपके ठीक है, अरे ये कैसा हमने एक बात कही थी, बात क्या कही थी कि जो अध्यक्ष है आपके, इन अध्यक्षों की जो वेतनमान था, अध्यक्ष का वेतनमान होता था 1000 पर्ण, 1000 पर्ण वार्षिक। ठीक है, ये वेतनमान होता था। अपन ने वहाँ पे एक छोटी सी गलती करी थी कि जो सेना अध्यक्ष थे, ठीक है, सेना के अध्यक्ष जिसमें आपके रथ अध्यक्ष हो, चाहे हस्ती अध्यक्ष हो, चाहे आपके अश्व अध्यक्ष हो, ये जितने भी सेना से संबंधित अध्यक्ष थे इनका वेतनमान हमने 600 लिख लिया था, जो कि गलत है। ये 8000 पर्ण होता था वार्षिक। ठीक है, बाकी जो अध्यक्ष थे उनका तो एक था आपके 1000 पर्ण वार्षिक और सेना से संबंधित जो अध्यक्ष थे उनका वेतनमान था आपके 8000 पर्ण। हमने वहाँ 600 लिखा है, उसको आप ठीक कर देना। ठीक है, अब अपन बात को शुरू करने जा रहे हैं। ये सारे तृतीय श्रेणी के अमात्य हैं। कैसे हैं ये सारे के सारे तृतीय श्रेणी के अमात्य हैं। प्रथम दोनों श्रेणी हमने लिख दी थी, अब ये तृतीय श्रेणी के अमात्य थे और आप सैलरी के बेस पे पता कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि इनकी धीरे धीरे जैसे जैसे सैलरी कम होती जा रही थी वैसे वैसे प्रशासन में उनका पद भी छोटा हो रहा था। ठीक है, तो कल हमने वो देख लिया था। आज हम बात करेंगे अध्यक्षों के ऊपर। मैंने पीपीटी बना के लेके आया, अदरवाइज़ अगर इसको ऐसे लिखता तो 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते। चलो अपन एक एक पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है मैं अंडरलाइन करूँगा, उनको थोड़ा आप स्पेशली ध्यान रखना, लक्षणा अध्यक्ष। ठीक है, अब ये जो लक्षणा अध्यक्ष हैं, इस लक्षणा अध्यक्ष की अगर अपन बात करें तो जितने भी मुद्रा और टकसाल होती थी, ठीक है, मुद्रा और टकसाल का जो मैटर होता था वो सारा का सारा इस लक्षणा अध्यक्ष के अधीन होता था। ठीक है, तो मुद्रा व टकसाल विभाग इस लक्षणा अध्यक्ष के अधीन होता था। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि देखो कोषाध्यक्ष भी कह देते हैं कई बार इसको, लेकिन मेन मूल रूप से परीक्षा में लक्षणा अध्यक्ष ही आता है। अब लक्षणा अध्यक्ष नाम और इसका पद दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए परीक्षा में पूछ लेते कई बार। बेसिकली ये धातु का लक्षण चेक करते थे। जब भी कोई टकसाल के अंदर धातुओं की जो विशेषताएं वो देखी जाती थी, कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको लक्षणाध्यक्ष हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। पण्याध्यक्ष में कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पर्ण का मतलब होता है व्यापार। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि आज भी गाँव में वगैरह में हम कहीं जाते सीधा पूछते हैं कि कैसा व्यापार पानी कैसा चल रहा है, तो व्यापार पानी ऐसे आज भी बोलते हैं। पानी नहीं होता वो, एक्चुअली ऐसे नॉर्मली गाँव की भाषा में पानी बोलते हैं, लेकिन वो होता व्यापार और पर्ण है। आज भी ऐसे आपने अगर जो सीनियर सिटीजन है उनके मुंह से आप ऐसा आज भी सुनोगे, तो पर्ण एक प्रकार से व्यापार होता है। जैसे विपणन, विपणन में भी वही पर्ण शब्द आ जाता है, तो ये पर्ण का मतलब भी व्यापार होता है। तो पण्य अध्यक्ष का मतलब हो गया व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। तो देखिए वो अध्यक्ष आपको याद नहीं करने हैं जो आपके नाम और इसकी विभाग की विशेषताएं सेम बैठी, जैसे पण्य अध्यक्ष व्यापार वाणिज्य, तो इसका क्या है कि सेम है, तो फिर ज़्यादा माथापड़ी करने की जरूरत नहीं, सम्मिलित करो, सीधा उत्तर निकल जाएगा। कुप्य अध्यक्ष, कुप्य यानी वन होता है।
ठीक है। जब कुप्य अध्यक्ष सीधा नाम हो जाएगा, जब कुप का मतलब वन होता है तो ये अपने आप में वन अधिकारी सीधा हो जाता है, ठीक है। फिर भी इसका ध्यान रखना, कई बच्चे नहीं पता होता उनको कि कुप्य अध्यक्ष कुप का मतलब वन होता है, ठीक है। फिर पौत्वाध्यक्ष, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि पौत से आप कहीं नौसेना पे मत जाओ, ठीक है। पौत्वाध्यक्ष का मतलब होता है माप तोल का अधिकारी। किसका अधिकारी? माप तोल का। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इस पर स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि बहुत अच्छे से मुझे पता है कि जितने भी मौर्य काल में अध्यक्षों का पद पूछा जाता है सम्मिलित करों में, ये हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और उसमें विशेष तौर पे कौन से आपको ध्यान रखने उस पर मैं बात कर रहा हूँ। वैसे इतिहास के स्टूडेंट को सारे ही ध्यान रखने, जैसे हमने भी ध्यान रखे थे, वैसे आपको भी ध्यान तो रखना ही है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लास्ट टाइम में सब नहीं पढ़े जाते, लेकिन कुछ मेन ध्यान रखना। शुल्क अध्यक्ष, इससे पता ही चल जाता है कि शुल्क वसूलने वाला अधिकारी, तो यही चोंगी वसूली का अध्यक्ष हो जाएगा। तो ये नाम और इसका विभाग मैच कर रहा है। सूत्र, सूत्र का मतलब होता है धागा, ठीक है। और वस्त्र उत्पादन की गतिविधियां, तो सूत्र सूत से बना हुआ है, तो सूत्र अध्यक्ष अपन बोल सकते हैं, कोई इसमें विशेष कुछ नहीं है, ठीक है। आयुधगार, आयुधगार का मतलब होता है आपकी एक प्रकार से युद्धक सामग्री का जहाँ निर्माण होता हो, जहाँ पे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होता हो, तो आयुधगार से भी पता चल जाएगा, ठीक है। सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, सीता उस भूमि को कहते थे जो राजसा के अंडर में होती थी। आगे हम इसमें व्यापार वाणिज्य में और पढ़ने वाले हैं इसको, राजस्व प्रशासन के अंदर। तो सीता उस भूमि को कहते थे जो राज्य की भूमि होती थी और उस पर कृषि की जाती थी। सीता भूमि और दूसरी आपके निजी भूमि और होती थी, इसको अपन राजस्व प्रशासन में पढ़ने वाले, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। जो राज्य की कृषि विभाग होता था उसका अध्यक्ष होता था। सुरा आपको अच्छे से पता है, सुरा का मतलब शराब होती है, और आबकारी विभाग आज भी उसका होता है। तो सुरा अध्यक्ष का मतलब हो गया आपके शराब का निरीक्षण करने वाला। तो 1, 2, 3 और 4, इसमें से आपको ये 4 ध्यान रखने हैं, ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अपन आते हैं इस पर सूना अध्यक्ष। बूचड़ खाने जो होते थे मांस वाले, मांस का काम ये सूना अध्यक्ष करता था। और इसके अलावा आपके अकरा अध्यक्ष, अकरा का मतलब आज भी हम कहते हैं अकरा का मतलब खान होता है, तो अकरा अध्यक्ष मतलब खान विभाग का अध्यक्ष। इसके बाद में आता है विविधता अध्यक्ष। विविधता अध्यक्ष का मतलब होता है चारागाह। विविध का मतलब क्या होता है? चारागाह होता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना विविधता अध्यक्ष का। और ये अकरा अध्यक्ष भी ठीक है, किसी को पता नहीं हो तो। फिर है नव अध्यक्ष। नव अध्यक्ष में नौसेना का अध्यक्ष। नौसेना मतलब जहाज रानी विभाग हो गया, ठीक है। गणिका आपको पता ही है, मैंने आपको गणिका की कहानी भी सुनाई थी कि वैशाली के राजा ने आम्रपाली के बारे में कहा था कि अगर ये किसी एक व्यक्ति की हो गई तो पूरे राज्य के युवाओं का दिल टूट जाएगा, इससे अच्छा है कि इसको पूरे गण को समर्पित कर दो। उसके बाद में वैश्याओं के लिए गणिका शब्द यूज होना शुरू हुआ था, तो ठीक है। तो वैश्याओं के लिए गणिका, प्रोस्टिट्यूट डिपार्टमेंट कह सकते हो, तो गणिका अध्यक्ष हो गया। संस्था और संचार, ये आगे हम जासूसी में भी पढ़ेंगे। तो संस्था अध्यक्ष कहते थे, व्यापारिक मार्गों का एक प्रकार से जो भी अध्यक्ष होता था उसे संस्था अध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। नमक की फैक्ट्रियाँ, लवण नमक अधिकारी। मुद्रा अध्यक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे हम अक्सर गलती करते हैं, ठीक है। मुद्रा अध्यक्ष में हम क्या करते हैं, हम मुद्रा अध्यक्ष को पासपोर्ट अधिकारी उसको टकसाल का अधिकारी बता देते हैं, और आपके जो टकसाल का जो अधिकारी था लक्षणा अध्यक्ष, उसको अपन पासपोर्ट का अधिकारी कर देते हैं। यहाँ ध्यान रखना, मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट अधिकारी होता था, ठीक है। और आप ये भी सोच रहे होंगे उस समय कैसे पासपोर्ट जारी होते होंगे, तो उस समय पासपोर्ट बेसिकली नहीं होते थे, लेकिन जो विदेशी यात्री आते थे, कोई विदेशों से बाहर से आता था, या हमारा कोई नागरिक विदेश जाता था व्यापार करने के लिए, तो बाकायदा नगरों में उसकी समितियाँ बनी हुई थी। विदेशी नागरिकों के सम्मान के लिए कई सारे पदावली भी थी, पद अध्यक्ष भी नियुक्त होते थे। तो उस समय कोई बाहर जाता आता था तो उसकी मुद्रा का पूरा ध्यान रखना पड़ता था कि कितनी क्या मुद्रा लेके जानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी मुद्रा ले जानी है। तो इस वजह से इसको अपन पासपोर्ट अधिकारी को मुद्रा अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। कोष्टारागा अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? कोष्टाराग का मतलब एक प्रकार से भंडार गृह होते हैं जहाँ पे अनाज वगैरह एक प्रकार से कास्ट उसमें भंडारों में रखे जाते हैं। तो कोष्टगारा अध्यक्ष है, कोष्टगारा अध्यक्ष है, ठीक है। कोष्टगार है वो, उसका अध्यक्ष, ठीक है, जहाँ पे भंडार वगैरह होते हैं, अनाज वगैरह केंद्रित किया जाता है। हमने महास्थान और
जो हमने 2 लेख पढ़े थे अकाल वाले, तो उन दोनों में हमने इसको लिखा था। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए कोष्ठागार अध्यक्ष के बाद में शाहगोरा और महास्थान दोनों में कोष्ठगार अध्यक्ष की मैंने बात की थी। सवर्ण अध्यक्ष मतलब सोने की शुद्धता मापने वाला, हस्ती अध्यक्ष मतलब हाथियों की देखभाल करने वाला, बंधनगार का मतलब कारागृह होता है, देवता मतलब धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष हो गया, लोहा धातु विज्ञान हो गया, इसे अक्षशाला अध्यक्ष भी कहते हैं। पतन का मतलब बंदरगाहों का प्रमुख हो गया। द्यूत का मतलब द्यूत कीड़ा मतलब आपके जुआ अधिकारी हो गया, जुहा नहीं है, जुआ अधिकारी हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मान का मतलब क्या होता है, पैमाने, आपको बहुत अच्छे से पता है, मेजरमेंट की जिसकी अपन बात करते हैं, तो दूरी तथा समय के जो भी मेजरमेंट होते थे वो आपके देखने वाला। अक्षपटला अध्यक्ष वो महालेखाकार होता है जो पूरे के पूरे अकाउंटिंग करता था। ये इसमें नहीं आता, ये 26 अध्यक्षों की सूची में नहीं है। तो अपन अगर नंबरिंग करें 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 18 19 20 21 22 24 25 26 और ये 27। तो कई सारी पुस्तकें जो है वो अक्षपटला अध्यक्ष को नहीं मानती 26 अध्यक्षों की सूची में, और मूल अर्थशास्त्र में ये 27 से नाम लिखे हुए हैं। ये तो वैसे नीचे हमने ऐसे ले लिया है यहाँ पे, तो यहाँ तक ही है। ठीक है, यहाँ तक ही है 26 अध्यक्षों की सूची। तो इसका थोड़ा सा आप देख लेना। तो इस 27 में से ये कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जो आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो देखिए ये 1 2 ये हो गए, और उसके बाद में ये वैसे मिटा लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10। तो इस 27 में से 10 बड़े महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये आपको बढ़िया तरीके से याद रखने हैं और याद रखने ही पड़ेंगे, इसके अलावा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसे पूछते कभी नहीं है कि कुल अध्यक्ष कितने थे, तो कुल अध्यक्षों की ऐसे कोई लिस्ट नहीं दी हुई है। अर्थशास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो अलग अलग पृष्ठों पे अलग अलग नाम आते हैं। तो फिर कुछ विद्वान कहते हैं कि पूरी अर्थशास्त्र में हमें 26 नाम मिले, कोई कहता है कि हमें अक्षपटला अध्यक्ष 27वां नाम भी मिला है। तो फिर ऐसे नहीं आता। जनरली इसका सवाल हर बार ऐसे ही आता है कि अध्यक्ष का नाम और उसका सामने विभाग। तो फिर आपको टफ प्रश्न जब पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं जिसका पद का नाम और सामने विभाग का नाम मैच नहीं करता। ठीक है ना, जैसे मुद्रा अध्यक्ष दे दिया, वो कौन पासपोर्ट अधिकारी मान के चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसका थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ये जो अधिकारी में कर लेता हूँ। ठीक है, जुआ अधिकारी, और ये अब अपन बात करेंगे, ये केंद्रीय प्रशासन इसी के साथ हमारा पूरा हो जाता है। और अब केंद्रीय प्रशासन के बाद में अब आता है प्रांतीय प्रशासन। कौन सा? प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, अब देखिए प्रांतीय प्रशासन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रांतीय प्रशासन में हम अभी देखेंगे यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन कि मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासन संचालित कैसे होता था, इस पर हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहले ऐसे समझ लीजिए कि मौर्यकालीन साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। पूरे साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। हमें चंद्रगुप्त के समय 4 प्रांतों की जानकारी मिलती है, और फिर अशोक मौर्य के समय कलिंग के रूप में 5वां प्राप्त स्थान भी हमें प्राप्त हो जाता है। आजकल नए जो शोध हैं वो मनम देश को 6ठे प्रांत के रूप में भी बताते हैं, जो कि आपके पंडगुडरिया लेख से प्राप्त होता है कि वहाँ पर अशोक ने
जब यात्रा की तो कुमार सांब को आदेश दिए थे। तो कुमार सांब मनम देश का राजकुमार था, कुमार था, वहाँ पे पूरा प्रशासन देख रहा था। तो ऐसी स्थिति में इतिहासकार अब इस बात पे भी आ रहे हैं कि पहले 5 प्रांत थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, है ना, मध्यम देश, अवंती और प्राच्य देश, और कौन सा बच गया, कलिंग, ठीक है। और 5वें प्रांत के रूप में मनम देश का नाम अभी आगे आ रहा है। हालांकि अभी तक ये प्रमाणिक नहीं है बातें, लेकिन अगर एक दो स्रोतों में और मिल गया तो हम 6ठे प्रांत के रूप में मनम देश को पढ़ेंगे आगे। तो अभी हम ये देखेंगे कि अशोककालीन प्रांत और चंद्रगुप्त मौर्यकालीन प्रांत, इससे हमें यह बात प्रमाणिक हो जाती है कि मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्य साम्राज्य, ध्यान से समझते जाना, मौर्य साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, विभिन्न प्रांतों में विभाजित था। अब देखो, आज के समय तो हम क्या कहते हैं, इसे प्रांत बोलते हैं, और अंग्रेज़ों के समय हम इसको प्रोविजन्स बोलते थे, और आज वर्तमान में हम प्रांत, स्टेट, राज्य जैसे शब्द यूज़ करते हैं। मौर्य काल में अर्थशास्त्र में इसको चक्र शब्द यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया है? प्रांतों में विभाजित था और प्रांतों को चक्र कहते थे, और प्रांतों को चक्र कहते थे। ठीक है, तो चक्र क्या है? तब आप कहोगे कि मौर्यकालीन प्रांत क्या कहलाते हैं? मौर्यकालीन प्रांत चक्र कहलाते थे। अर्थशास्त्र में प्रांतों के लिए चक्र शब्द का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो चक्र शब्द हो गया यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 4 चक्र थे, और अशोक मौर्य के काल में कलिंग जुड़ते 5 चक्र हो गए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के काल में 4 चक्र थे, व अशोक के काल में 5 चक्र अथवा प्रांत थे। ठीक है, अब देखो, ये बात तो आपके समझ में आ गई कि पूरा साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को चक्र कहते थे। चंद्रगुप्त के काल में 4 चक्र हुआ करते थे, और अशोक ने कलिंग को जीत के साम्राज्य का 5वां राज्य बनाया, चक्र बना दिया। अब दूसरा पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन प्रांतों का प्रशासन कैसे संचालित होता था, क्या सिस्टम था उस समय। तो वर्तमान में जैसे हम कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का शासन है, उपराज्यपाल यूटीज में रहते हैं, तो उस समय क्या सिस्टम था। तो प्रांतों का जो प्रशासन है, प्रांतों का प्रशासन प्रांतीय गवर्नर, ठीक है, प्रांतीय गवर्नर द्वारा, या राज्यपाल कह सकते हो, संचालित होता था। ठीक है, और ये गवर्नर जो थे, अब ये गवर्नर सामान्यतः राज परिवार से संबंधित होते थे, राजकुमार वगैरह होते थे। ठीक है, और राजकुमार भी 2 टाइप के होते थे। जो अपना उत्तराधिकारी होता था उससे युवराज कहते थे, और बाकी के जो राजकुमार होते थे उन्हें कुमार, आर्यपुत्र ऐसे नाम दिए जाते थे। ठीक है, तो सामान्यतः प्रांतों का जो संचालन है वो आपके राज परिवार के लोग करते थे, लेकिन कुछ हमें ऐसे भी एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पर राज परिवार से न होकर योग्यता के बेस पर भी प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति है वो कई जगह की गई है। हमें ऐसा भी एक प्रकार से मिलता है। ठीक है, तो आगे आप देखिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यह पद सामान्यतः राजकुमारों, जिसमें आपके युवराज वो था जो भावी राजा का उत्तराधिकारी होता था, साथ साथ में कुमार,
अथवा आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। तो बाकी के जो राजकुमार होते थे उनको कुमार और आर्यपुत्र कहते थे, और जो उत्तराधिकारी होता था उसे युवराज कहते हैं। तो यह पद सामान्यतः राजकुमारों को प्रदान किया जाता था, प्रदान किया जाता था। ठीक है, ये शब्द हमने लिखा ना सामान्यतः, ये शब्द क्यों लिखा है यहाँ पे? ये शब्द हमने इसलिए लिखा है कि कुछ विशेष स्थितियों में, कुछ विशेष स्थितियों में यह पद राज परिवार से बाहर भी जाता था, मतलब योग्यता के बेस पे भी दिया जाता था। ठीक है, सौराष्ट्र वगैरह में दिए थे। कुछ विशेष स्थितियों में यह पद राज परिवार के बाहर भी योग्यता के आधार पर दिया जाता था। ठीक है, योग्यता के आधार पर दिया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें सीधा सा सवाल बन जाता है तथ्य कथन के रूप में। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब एक पॉइंट मुझे और ठीक लग रहा है जो आपको लिखना चाहिए और समझना भी चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो प्रांत थे, यहाँ पे अशोक ने एक बढ़िया व्यवस्था करी थी कि प्रांत के जो पदाधिकारी होते थे, इनको, ये पदाधिकारी थे सारे सारे राजकुमार, इनके नीचे भी कई सारे महामात्य वगैरह होते थे। इन सारे राजकुमारों का या इन सारे पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र किया जाता था, स्थानांतरण किया जाता था, और इसके साथ साथ इनमें समय समय पर निरीक्षण के लिए टीमें भेजी जाती थी, चेक करने के लिए कि प्रशासन वहाँ पे ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इन अधिकारियों पर ध्यान रखने के लिए इन्होंने एक चर नामक अधिकारी कर्मचारी की भी नियुक्ति की थी, जो पूरी प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी का ध्यान रखती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि प्रांतों के अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता था, स्थानांतरण किया जाता था समय समय पर। साथ ही साथ निरीक्षण भी किया जाता था, निरीक्षण भी किया जाता था, चर नामक अधिकारी, चर नामक अधिकारी की नियुक्ति, नौकरशाही का ध्यान रखने के लिए की गई थी। नौकरशाही का ध्यान रखने के लिए होती थी। ठीक है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रांत थे। और प्रांत कौन से थे? 5, उसके ऊपर मैं बाद में आ रहा हूँ। और अभी आप इतना समझिए कि कितने प्रांत थे और प्रांत का मुख्य प्रशासन किसके पास में था और प्रांत के प्रशासन के लिए क्या व्यवस्था कर रखी थी। अब बात ये आती है, जैसे मान लेते हैं उत्तरापथ राज्य था, तो उत्तरापथ के अंदर गांधार क्षेत्र आ जाता था, तक्षशिला का पूरा इलाका, कम्बोज का इलाका, कंधार काबुल का इलाका, वो सारे इलाके इसमें आ जाते थे। और उस पूरे 5 जैसे राज्य थे उधर, कंधार, काबुल, है ना, ये सारे के सारे, हेरात वगैरह और तक्षशिला, गांधार, इन सारे क्षेत्रों में क्या करते थे ये लोग, उनके 5 के ऊपर एक अपना
गवर्नर बना देते थे। जैसे आपने बिंदुसार के समय पढ़ा ही होगा कि सुसीम को वहाँ का प्रांतपति बनाया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वहाँ नियुक्त कर देते थे। और वो क्या करता था, उसने अपने पूरे क्षेत्र को कई मंडलों में विभाजित कर रखा था। अब उसमें गांधार मंडल हो जाएगा, उस टाइप से। फिर मंडल आगे कई जिलों में विभाजित थे और कई जिले नीचे गाँव में विभाजित थे, ठीक है। और इस तरह से संचालन का काम जो है वो नीचे के अधिकारी करते थे। प्रांतपति क्या करता था, नीचे मंडल अधिकारी का ध्यान रखता था। मंडल अधिकारी प्रादेष्टा होता था, उसका ध्यान रखता था। प्रादेष्टा नीचे आपके जो विषय पति होते थे, जिला अधिकारी, उनका ध्यान रखते थे। और जिला अधिकारी नीचे किसका ध्यान रखता था, तो वो फिर आपके स्थानिक गोप और उनका ध्यान रखता था। तो ऐसे करके पूरी अधिकारियों की एक चेन बनी हुई थी और इस चेन को ये काम होता। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है, नीचे का अधिकारी के पास में कोई अधिकार नहीं था, वो सब जनता से काम करके अपने ऊपरी अधिकारी को रिपोर्ट करता था। ऊपरी अधिकारी उससे ऊपर, ऐसे करते करते लास्ट में सारे पावर केंद्रीय शक्ति के पास में थे। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी पावर इनके पास में नहीं थी। पावर ये हमेशा अपने उच्च अधिकारी से पूछ के यूज कर सकते थे, ठीक है ना। तो अब आप इसको ऐसे समझना कि ये तो बात हो गई। अब हम देखते हैं कि उस समय प्रांत कौन कौन से थे। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक प्रकार से कुछ बता देता हूँ, फिर मैप बता देता हूँ, फिर अपन इसको आगे लिखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा उत्तरापथ था। ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये उत्तरापथ का था और ये इलाका दक्षिणापथ का था, ठीक है। दक्षिणापथ का इलाका था और इसको अपन थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। ये दक्षिणापथ का इलाका था। ये बीच में उज्जैन का इलाका था, इस साइड में ये कलिंग का इलाका था, ठीक है। और ऊपर का जो ये इलाका है ये आपके पाटलिपुत्र का इलाका था, ठीक है। ये यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 प्रांत हो गए। पहले प्रांत की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये था उत्तरापथ। थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, उत्तरापथ, ठीक है। और ये जो नीचे का इलाका है ये था आपके दक्षिणापथ, ठीक है। अपन इसको दक्षिणापथ को इधर ही ले लेते हैं और ये उधर अवंती आ जाएगा। चलो ठीक है, दक्षिणापथ इधर ही ले लेते हैं। ये दक्षिणापथ हो गया, ठीक है। और एक ले लेते हैं हम इधर ये मध्य देश। मध्य देश जैसे अपन प्राच्य देश भी कहते हैं, प्राच्य मतलब प्राच्य देश भी कह सकते हैं, ठीक है। दक्षिणापथ हो गया, उत्तरापथ हो गया। और इधर हम ले लेते हैं अवंती। अवंती, ठीक है। कितने हो गए? 4। कौन सा बच गया? अच्छा, ये कलिंग बच गया। तो हम कहीं पे कलिंग को भी ले लेंगे, ठीक है, जहाँ भी जगह मिलेगी। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं उत्तरापथ को, ठीक है। ये उत्तरापथ था, ये हमारा अवंती, ठीक है। और ये मध्य देश पाटलिपुत्र वाला, और ये था हमारे दक्षिणापथ, ठीक है। इसको अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि दक्षिणापथ को नीचे ले लेते हैं, और ये बीच में कलिंग आ जाता है, यहाँ पे कलिंग को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कलिंग हो गया, सॉरी, ठीक है। अब इसको अपन ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए आप, ये 5 प्रांत हो गए, ये अशोक के काल के 5 प्रांत थे। अब हम क्या करेंगे, एक एक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरापथ की, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, ठीक है। कहाँ राजधानी थी? तक्षशिला राजधानी, तक्षशिला राजधानी, ठीक है। ये ऐसे ही सवाल आ जाता है सुमिलित करो में, कौन से प्रांत की राजधानी कौन सी थी?
तो जब कौन से प्रांत की राजधानी कौन सी पूछते हैं तो तक्षशिला आ जाती है आपके उत्तरापथ की राजधानी। उसके बाद में यहाँ पे कौन शासन करता था, यहाँ पे कुमार शासन करता था, कुमार का शासन होता था। शासन करता था, ठीक है, कौन शासन करता था, कुमार शासन करता था। और कुमार का मतलब यहाँ पे वही मैंने आपको पहले बता दिया कि राजकुमार से है, ठीक है, यहाँ पे कुमार का मतलब हो गया राजकुमार से। फिर आता अवंती। अवंती की अगर अपन बात करें तो इसकी राजधानी थी उज्जैन। कहाँ पे राजधानी थी? उज्जैन राजधानी थी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे भी कुमार शासन करता था। कौन शासन करता था? कुमार शासन करता था। और तीसरी बात, इसका एक प्रशासनिक केंद्र भी था। देखिए कई प्रशासनिक केंद्रों के नाम मिलते हैं, जैसे प्राच्य देश का प्रशासनिक केंद्र का नाम हमें है वो कौशाम्बी मिलता है, ठीक है। तो कई सारे प्रशासनिक केंद्र भी थे। तो अवंती की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे प्रशासनिक केंद्र था सौराष्ट्र, ये इलाका यहाँ पे। और यहाँ पे एक जो प्रशासनिक केंद्रों पे अधिकारी होता था वो एक प्रकार से महाअमात्य पद का होता था, ठीक है। सौराष्ट्र प्रशासनिक केंद्र, सौराष्ट्र प्रशासनिक केंद्र था, ठीक है, केंद्र था। इसका प्रमुख राष्ट्रीय कहलाता था। क्या कहलाता था? राष्ट्रीय कहलाता था। राष्ट्रीय कहलाता था। बाकी सभी का महाअमात्य कहलाते थे। इसका आपके स्पेशली सौराष्ट्र का क्या कहलाता था? राष्ट्रीय कहलाता था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अपन आते हैं मध्य देश के ऊपर। मध्य देश, प्राच्य देश, या इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चूंकि मगध की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र थी, तो यहाँ पे किसी कुमार की नियुक्ति की जरूरत थी नहीं। यहाँ पे सीधा सम्राट शासन करता था। किसका शासन होता था? सम्राट का शासन। किसी कुमार या आर्यपुत्र की जरूरत नहीं थी। और कौशाम्बी यहाँ का प्रशासनिक केंद्र था। कौशाम्बी क्या था? प्रशासनिक केंद्र था। और इसका प्रमुख जो यहाँ बैठता था उसे हम कहते हैं महामात्य। क्या कहते हैं? महामात्य। तो मध्य देश की बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ जानी चाहिए बात आपको। फिर बात आती है कलिंग की। चूंकि यह आपके चंद्रगुप्त के समय तो था नहीं, यह बाद में अशोक ने, मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है कि उस समय अशोक के समय कलिंग जो है वो साम्राज्य का हिस्सा बना। और जब कलिंग हिस्सा बना तो यहाँ पर इन्होंने वो एक कुमार की नियुक्ति करी। और कुमार की नियुक्ति यहाँ पे भी, तो कलिंग राजधानी तोसली, राजधानी कहाँ थी? तोसली राजधानी थी। पहली बात, कुमार का शासन होता था। किसका शासन था? कुमार का। और यहाँ पे भी एक प्रशासनिक केंद्र था सोमपा। क्या था? सोमपा प्रशासनिक केंद्र। ये पूछते हैं कौन सा प्रशासनिक केंद्र किस प्रांत के अधीन था, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब बात आती है दक्षिणापथ की। इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। सुवर्ण का मतलब होता सोना। इसे कनकगिरी भी कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? कनकगिरी भी कहते हैं। और सोने के जितने भी पर्यायवाची आते हैं वो सारे यूज़ कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसी प्रश्न आ जाता है तो आपको दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये वर्तमान में आपके कर्नाटक के अंदर है। और यहाँ पर आर्यपुत्र होता था। कौन था? आर्यपुत्र का शासन होता था यहाँ पे। और यहाँ का जो प्रशासनिक केंद्र है वो इसीला था। इसीला क्या था? यहाँ का प्रशासनिक केंद्र। महामात्य बैठता था यहाँ पर भी, ठीक है। सभी को महामात्य कहते प्रशासनिक केंद्रों के, सिवाय अवंती के जो सौराष्ट्र का था उसके अलावा सभी को महामात्य कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है।
और अब हम आगे लिखते हैं। देखो ये पांचों प्रांत हो गए, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बढ़िया तरीके से याद करें ताकि कोई भी प्रकार की दिक्कत ना आए, आप प्रश्न अटेंड करने की स्थिति में रहें। ठीक है, तो अवंती, उत्तरापथ, मध्य देश या प्राची भी बोलते हैं हम इसको, प्राच्य देश भी कहते हैं, कलिंग हो गया और दक्षिणापथ हो गया। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। तो आपको क्या क्या याद रखना है, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें बता दी हैं कि उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ठीक है, मध्य देश, कलिंग और अवंती, ये 3 और 2 5 राज्य हो गए। ठीक है, और इसके अलावा प्रशासनिक केंद्र कहाँ कहाँ पे थे, तो मैं वापस बता देता हूँ आपको। प्रशासनिक केंद्रों की अगर बात आएगी तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है सौराष्ट्र का नाम, आपको ध्यान रखना है कौशाम्बी का नाम, आपको ध्यान रखना है समप्पा का नाम, आपको ध्यान रखना है इसिला का नाम, और चारों सुमिलित करों में आता है। ठीक है, कि इसिला, समप्पा, कौशाम्बी और सौराष्ट्र सम्मिलित कीजिए, सामने आएंगे प्रांतों के नाम। तो इस प्रकार से ये 5 प्रांत थे उस समय, और 5 प्रांतों के अधीन यह आपके सिस्टम था यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और आप इसको बढ़िया तरीके से लिख लो ताकि मैं 1 मिनट साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, अब आपने लिख लिया होगा। तो पूरे प्रशासन का जो क्या सिस्टम था वो ऑलमोस्ट मैंने बता दिया। अब ये तो 5 राज्य हो गए, एक मनम देश की बात चलती। हालांकि मैं मनम देश के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ अशोक के यात्राओं में, लेकिन अब कुछ साइड में नोट करके आप और भी डाल सकते हो, कि नोट करके डाल सकते हो। मनम देश एमपी में है। अब देखो अशोक ने मनम देश की यात्रा की थी, और जब यात्रा की तो उस समय अशोक सीधे आपके एक विहार है वहाँ पे मनम देश का, मनम देश के विहार था जिसका नाम है उपनिथ विहार। विहार की जब यात्रा की तब अशोक ने कुमार शाम्ब, अब ये कुमार नाम से थोड़ा सा ऐसे ये लिखा है पानगुडरिया अभिलेख के अंदर, इस कुमार से ऐसे लगता है कि कुमार की नियुक्ति की है तो डेफिनेटली मनम देश भी एक प्रांत होगा, तो हो सकता है कि ये 6ठा प्रांत हो वहाँ का। ठीक है, तो कुमार शाम्ब के नाम एक आदेश जारी किया था, आदेश जारी किया था। ठीक है, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलते, पहला कि अब अच्छा ये जारी किया था, इसकी जानकारी हमें, मैं आगे लिख रहा हूँ, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है पूरे की, ये बधुनी अभिलेख या पनगुडरिया लेख, पनगुडरिया अभिलेख, इसे अपन बधुनी लेख भी बोलते हैं, बधुनी में मिला है एमपी। ये सारी बात इस पनगुडरिया लेख की। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, एक तो अभिलेख में राजकुमार का नाम आया है, अभिलेख में कुमार का नाम, कुमार का नाम, और दूसरा संभवतः, देखो संभवतः अशोक का 6ठा चक्र, अशोक का 6वां चक्र, संभवतः, है ना, संभवतः, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अगर परीक्षा में आ जाए तो आपको उत्तर चुनने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पनगुडरिया अभिलेख वगैरह ऐसा कुछ छोटा मोटा पॉइंट बनता है तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी, बड़े आराम से आप इसका उत्तर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो मनम देश का नाम मिलना, उपनीत विहार का नाम मिलना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक प्रकार से छठा प्रांत होने की पुष्टि कर रही है। लेकिन अभी तक जितने साक्ष्य मिले हैं, आसपास के जब साक्ष्यों का क्रॉस चेक किया जाएगा तब बातें ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं अगले बिंदु के ऊपर। ठीक है, आप कुछ इसको ऐसे समझना कि सबसे ऊपर हो गया साम्राज्य और इसका प्रधान होता था सम्राट। ठीक है, अब जब साम्राज्य का प्रधान कौन था? सम्राट। अब इस सम्राट के अधीन कई सारे क्या थे? प्रांत। क्या थे? प्रांत थे जिन्हें चक्र कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? चक्र कहा गया। अब आप इसको आगे ऐसे समझना कि ये जो चक्र थे, ठीक है, ये सम्राट के अधीन होते थे और चक्र का जो मुखिया था वो आपके अभी अपने देख लिया गवर्नर होता था, जो कि राजकुल से संबंधित था। फिर इन प्रांतों के अधीन क्या था? इन प्रांतों के अधीन क्या था? तो उसमें आप देखना कि प्रांतों के अधीन क्या थे? प्रांतों के अधीन थे मंडल। क्या थे? मंडल थे। ठीक है, और इसके अलावा प्रांतों के अधीन आपके कुछ प्रशासनिक केंद्र भी थे, उसको भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। प्रांतों के अधीन क्या क्या था उस पर अपन बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो प्रांतों के अधीन कौन कौन थे? तो प्रांतों के अधीन मंडल भी होते थे और इसके अलावा प्रांतों के अधीन आपके प्रशासनिक केंद्र भी थे। जैसे अपन ने शिला वगैरह की बात की ना, वो सारे के सारे, ठीक है, प्रशासनिक केंद्र थे। फिर आपके प्रशासनिक केंद्र स्वतंत्र होते थे और ये उसके आसपास के क्षेत्र का एरिया को कवर करते थे। फिर बात आती मंडल की। मंडल का क्या मैटर था? इस मंडल के अधीन कई सारे जिले होते थे। क्या होते थे? जिले होते थे। जैसे अपन आहार या विषय बोलते हैं, आहार या विषय या जनपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनपद। अब ये आहार, विषय या जनपद ये मंडल के अधीन होते थे। ठीक है, कई सारे विषय होते थे, एक आधा नहीं था। मंडल के जो मुख्य होते थे उसे प्रदेष्टा कहा जाता था, या प्रादेशिक भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, ये प्रादेष्टा कानून का काम करता था, तब आपके फौजदारी मामले निपटाने का भी काम करता था। फिर आहार का अधिकारी होता था विषयपति या आहारपति, जो भी आपका हो, इसको विषयपति होता था। इसके अधीन होते थे आपके गांव। इसके अधीन क्या थे? गांव थे। ठीक है, आहार किस में विभाजित था? गांव में। ग्राम। ठीक है, ग्राम में विभाजित। तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी विद्यार्थियों, वो थी आपकी गांव। क्या थी? ग्राम इकाई थी। देखो, मेरा कहने का मतलब ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहे हैं कि आपकी बात समझ में आ जाए। फिर मैं आगे इसको डिटेल आपको बाद में समझाऊंगा। और इसका मेन अधिकारी होता था ग्रामीणी। ठीक है, ये ग्रामीणी, विषयपति, प्रादेष्टा, गवर्नर और लास्ट में सम्राट। ठीक है, और अब देखिए, इस ग्राम की अगर अपन बात करें तो गांव होते थे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है, गांव कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। अब देखिए 4 प्रकार कौन कौन सी। अब देखिए, गांव की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो 4 प्रकार आते हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, 4 प्रकार। अब देखिए, सबसे नीचे आप ऐसे करिए कि गांव के अपने आप में संघ बने हुए थे। 10 गांव का संघ होता था, तो उसे हम संग्राहक बोलते थे। ठीक है, संग्राहक, द्रोणमुख और स्थानीय। संग्राहक, खारवाटिक, द्रोणमुख और स्थानीय, इसे हम कहते थे संग्राहक। ठीक है, ये कहलाता था आपके खारवाटिक।
खारवाटिक होता था 200 गांवों का समूह। खारवाटिक में कितने गांव थे? 200 ग्राम, ठीक है, जहाँ पे, और संग्राहक में होते थे 10 गांव, और प्रत्येक गांव के ऊपर एक जो अधिकारी होता था उसे गोप बोलते थे, ठीक है। गांव का मेन अधिकारी ग्रामीण कहलाता था और 10 गांवों के ऊपर एक गोप बैठता था। ये 20 गोप होंगे, 20 गोप होंगे, तब जाके आपके खारवाटिक होता था। खारवाटिक के ऊपर आता था द्रोणमुख। द्रोणमुख में 400 गांव आते थे, मतलब 2 खारवाटिक आ जाएंगे, 400 ग्राम आते थे और कई सारे गोप हो जाएंगे, इसके अंदर 40 के आसपास गोप हो जाएंगे। और फिर लास्ट में आता था स्थानीय, ठीक है, इसमें होते थे 800 गांव, और 800 गांव पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जैसे स्थानिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्थानिक। तो पूरे ग्रामीण प्रशासन में संग्राहक, खारवाटिक, द्रोणमुख और स्थानिक, ये 4 प्रकार के गांव होते थे, ठीक है, ध्यान रखना है इनका। ये चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब अपन एक एक को समझते हैं, एक एक को समझते हैं। तो ये प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी गांव, और 10 गांव मिलते थे तब संग्राहक बनता था। 200 गांव के ऊपर खारवाटिक, मतलब 200 खारवाटिक के अंदर 20 संग्राहक क्षेत्र होंगे, मतलब 20 गोप हो जाते थे। और फिर द्रोणमुख होता था जिसमें 400 गांव होते थे, फिर 800 गांव होते थे। तो आपको इस प्रकार से याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न कई बार पूछते हैं, इसको क्रम से भी बनाया जाता है, 200, 400, 800, संग्राहक, खारवाटिक, द्रोणमुख, स्थानीय, इस टाइप से सवाल बनता है इसका। तो ये पूरा का पूरा इसका प्रशासनिक तंत्र था, ये पूरा प्रशासनिक ढांचा था। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो अभी भी छूट रही है। प्रांत के साथ साथ में कुछ नगर भी थे जो सीधे तौर पे आपके इन प्रांतों के अधीन आते थे, और कुछ नगर ऐसे भी थे जो आपके स्वतंत्र भी होते थे, ठीक है। तो अपन एक इकाई भूल रहे हैं यहाँ पे, और हम छोड़ना नहीं चाहते एक भी इकाई को, ठीक है। तो देखिए, नगर, कई सारे नगर भी थे, जैसे पाटलिपुत्र था तो कई सारे नगर भी थे और प्राच्य प्रांत का हिस्सा था, तो ऐसे नगर भी कई सारे थे। प्रशासनिक केंद्रों के जो मेन अधिकारी होते थे इन्हें हम महामात्य कहते हैं, मात्य, और नगर के अधिकारी नगर नागरिक कहलाते थे, ठीक है। और यूनानी स्रोत उसको कई और नामों से भी जानता है। तो ये पूरा प्रशासन का ढांचा था, स्त्रीकरण जैसे हम कहते हैं, साम्राज्य, प्रांत, मंडल, आहार, ग्राम, और ये पूरा का पूरा तंत्र था। नगर का अपना अलग प्रशासन था जो 6 कमेटियों के सहारे चलता था, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सबसे पहले प्रांत का तो हमने देख लिया, ठीक है, साम्राज्य का देख लिया, प्रांत का प्रशासन पूरा देख लिया। प्रांतों में भी हमने ये इसके साथ में देख लिया है, ठीक है, प्रशासनिक केंद्रों का। अब हम थोड़ा नगर का देख लेते हैं, फिर मंडल, आहार और इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अभी नगर का प्रशासन जो है वो लाना चाहूँगा, ठीक है। अब या अपन ऐसे करते हैं, नगर की बजाय ये मंडल सिस्टम, ठीक है, पहले नगर ही ले लेते हैं। आप भी सोचोगे सर जो भी लो एक आधा लो, हमें तो याद ही करना है कि नगर प्रशासन, ठीक है, नगर प्रशासन। और नगर प्रशासन की जहाँ तक की बात आती है तो इसकी ज़्यादा जानकारी अर्थशास्त्र नहीं दे पाता। नगर प्रशासन की ज़्यादातर जानकारियाँ हमें मिलती हैं आपके मेगास्थनीज इंडिका से, ठीक है। अब देखो, नगर में जैसे पाटलिपुत्र नगर था, कौशाम्बी के आसपास कौशाम्बी का एरिया जो था वो तो पूरा अलग था, लेकिन प्रशासनिक केंद्र था। लेकिन कौशाम्बी अपना अलग कुछ नगर था। उज्जैन था तो उज्जैन अपना नगर अलग था। जैसे अपन कहते हैं जैसे जोधपुर, तो जोधपुर जिले का नगर अलग है, ग्रामीण क्षेत्र अलग है। बाड़मेर नगर अलग है, ग्रामीण क्षेत्र अलग है। जयपुर नगर अलग है, ग्रामीण क्षेत्र अलग है। ऐसे ही इसमें भी था। अब भारत के अंदर देख लो आप, कम से कम मेट्रोपॉलिटन की भी बात करेंगे ना तो करीबन 15-20 के आसपास नगर आएंगे। ये नगर क्षेत्र है और आसपास का क्षेत्र।
आसपास का जो क्षेत्र होता था उस क्षेत्र को हम प्रशासनिक केंद्र में लेके महामात्य शासन करता था। नगर में नगर पालिका टाइप होती थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि नगर का सिस्टम क्या चलता था। ठीक है, हाँ, नगर प्रशासन। अब इसकी जानकारी हमें सबसे ज़्यादा जानकारी मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। ये भी प्रश्न भी आता है कि नगरों की जानकारियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज इंडिका से हमें नगरीय प्रशासन की सर्वाधिक जानकारी मिलती है। सर्वाधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखो इंडिका ने जो लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के बारे में इन्होंने क्लियर कट लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है? पहला पॉइंट ये था। दूसरा कि इनके अनुसार पाटलिपुत्र, जैसे इन्होंने पोलीब्रोथा कहा है, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 अधिकारियों को उन्होंने एस्ट्रोनोमी कहा है। क्या कहा है? एस्ट्रोनोमी। ठीक है, एग्रोनोमी मत करना। एग्रोनोमी राजमार्ग के अधिकारी होती थी। ये सवाल भी कई बार आता है। ठीक है, ये सवाल भी कई बार आता है परीक्षा में कि एस्ट्रोनोमी और एग्रोनोमी। ठीक है, 30 अधिकारियों द्वारा 6 समितियों, तो अब ऐसे समझ लीजिए 6 समितियां, तो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। ठीक है, संचालित होता था। तो इंडिका जो है ये हमें इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ देती है और इंडिका ही हमें कहती है कि किस तरह से संचालन है वो होता था। ठीक है, तो इंडिका ने पाटलिपुत्र नगर के बारे में हमें सारी जानकारियाँ दी है। तो ये एक प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि क्या मैटर था। अब यहाँ पे एक जो मेन पॉइंट और भी आता है कि जो कौटिल्य है वो इसके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य ने क्या कहा है इसके बारे में भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगर के अधिकारी को नागरिक अथवा पुराध्यक्ष, पुर यानी नगर, आज भी हम कहते हैं जयपुर, जोधपुर, कानपुर, है ना, पुर यानी नगर का अध्यक्ष, नागरिक अथवा पुराध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष का उल्लेख किया है। ठीक है, और कौटिल्य का ये मानना था कि यह पूरा अध्यक्ष ही या नगर अध्यक्ष, नागरिक ही आपके इस पूरे नगर का संचालन जो है वो करता था। ठीक है, तो ये कौटिल्य सिर्फ इतनी जानकारी देता है, इसके बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी हमें कौटिल्य नहीं देते। अब हम देखते हैं कि नगर प्रशासन में जो मेन जानकारी है पाटलिपुत्र की जो मिली है 6 समितियों की, इस समिति हमें क्या बताती है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के बारे में जो मेगास्थनीज ने बताया कि 6 समितियां थी और उसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। उसका मैटर समझिए थोड़ा। जो प्रथम समिति थी
यह आपके औद्योगिक और शिल्प का कार्य करती थी। ठीक है, मतलब जो उद्योगों में मजदूर काम करते थे, मजदूरों की दर क्या रहेगी और कार्य करने के घंटे कितने हैं, क्या मजदूरों का कहीं शोषण तो नहीं हो रहा है। तो मजदूरों के हालात के ऊपर एक कमेटी होती थी, 5 सदस्य पूरे क्षेत्र में जितने भी शिल्प थे उस समय। शिल्प का मतलब क्या होता है, जैसे कढ़ाई का काम हो, बढ़ई का काम हो, चाहे सुथार का काम हो, चाहे आपके मृद भांड बनाने वाले कुम्हार का काम हो, ये सारे शिल्प होते हैं और उद्योग भी थे उस समय। तो उनमें श्रमिकों की दशा कैसी है, मजदूरों के हाल कैसे हैं, उनका किस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है, ये पहली समिति देखती थी। ठीक है, दूसरी समिति जो थी वो विदेशियों की देखरेख करती थी। अगर कोई विदेशी मर गया है तो उसका अंतिम संस्कार करने का प्रावधान, ये सूचना वहाँ तक पहुँचाने का प्रावधान, जब वो वहाँ जाएगा तो आपके मुद्रा अध्यक्ष से पूरी अनुमति लेके पासपोर्ट बना के जाएगा और पूरा विधि विधान पूरा होता था। जो भी विदेशी भारत आएगा उसका पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा, पूरे परिवार का ब्यौरा लिखा जाएगा और उनके स्वागत का पूरा इंतज़ाम जो है वो इसके द्वारा, दूसरी समिति के द्वारा किया जाता था। 5 लोग इसमें होते थे। तीसरी जो समिति थी वो थी आपके जनगणना का काम करती थी और जनगणना मृदुमशुमारी कहलाती है और ये प्रति वर्ष की जाती थी। सबसे बड़ी बात ये, और ये काम करने का जो दायित्व था ये गोप नामक अधिकारी के पास में था। ठीक है, ये गोप वही अधिकारी हैं जो आपके संग्राहक के ऊपर होते थे। इसके साथ साथ में खास बात विद्यार्थियों देखिए कि जनता के साथ साथ में पशुओं की गणना भी की जाती थी, पशु गणना भी की जाती थी। कितने एडवांस लोग थे ये लोग, देखो आप, पशु गणना भी होती थी और प्रतिवर्ष गणना की जाती थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चौथी जो समिति थी ये क्या करती थी, ये ट्रेड एंड कॉमर्स का काम देखती थी कि किस तरह से व्यापार करना है, जो कारवें आते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, ये पूरा ब्यौरा रखा जाता था। उद्योगों में जो वस्तुएं उत्पादित होती थी वो सारी वस्तुएं किस तरह से आपके दूसरे क्षेत्रों में ट्रेड की ले जाती थी, उसका पूरा ध्यान चौथी समिति रखती थी। पांचवी जो समिति थी इसको अपन उद्योग समिति भी बोलते हैं, इसको अपन बाजार समिति भी बोलते हैं, क्योंकि आपको औद्योगिक और उद्योग में कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली ये बाजार समिति थी, ये वो घरेलू उद्योग थे जहाँ से सीधा प्रोडक्शन मार्केट में आता था, ये बड़े उद्योगों में से एक थे। ठीक है, अब उद्योग समिति का वस्तुएं जो बाजार में बिकती थी उनकी मिलावट देखना, कहीं मिलावट तो नहीं हो रही है, विक्रय देखना है ना, निरीक्षण करना। तो निरीक्षण आधारित समिति है ना, आजार गलत लिख लिया है। तो इस प्रकार से ये क्या करते थे, समितियों का गठन किया जाता था। और ठीक है, तो आप इसमें ऐसे समझ जाना कि निरीक्षण समिति, ठीक है, तो ये काम जो है वो आपके इस जगह पे किया जाता था। अब देखिए छठी जो समिति थी ये आपके बिक्री व चुंगी कर से संबंधित थी। किससे? बिक्री व चुंगी कर से संबंधित थी विद्यार्थियों। और सबसे खास बात इसमें यह भी थी कि अगर किसी ने बिक्री कर की चोरी करी है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। और उस समय बिक्री कर 1/10 था। कितना? 1/10 बिक्री कर था। और अगर उसने सेल टैक्स में कोई चोरी करी है तो मृत्यु दंड का भी प्रावधान था। ठीक है, और साथ साथ में आपके चुंगी कर का भी काम करती थी। ये 6 समितियां थी जो पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन देखती थी। अब हम ऐसा मानते हैं इस समय कि ये 6 समितियां जिस हिसाब से शासन करती है, प्रशासन देखती है पाटलिपुत्र का, ठीक वैसे ही हो सकता है, संभव है कि बाकी नगर जितने भी थे इस मौर्य काल में, उन सारे नगरों में भी इसी प्रकार का प्रशासन, सिमिलर प्रशासन है वो होगा। ऐसा हम मान के चलते हैं, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये नगर प्रशासन था हमारा। तो नगर प्रशासन में ये सारी बातें ध्यान रखना। तो देखिए अभी तक की अगर मैं बात करूं तो हमने साम्राज्य देख लिया, प्रांत देख लिया, नगर देख लिया, प्रशासनिक केंद्र देख लिए। अब हम है वो मंडल, आहार और इस पे आते हैं नीचे। ठीक है, तो मंडल का शासन कैसे था उस पर हम बात करेंगे। आप ये समितियां याद कर लेना। ये समितियों में सुमिलित करो में सीधा पूछते हैं कि कौन सी समिति क्या काम करती थी। स्पेशली ना आप दूसरी समिति और दूसरी समिति, तीसरी समिति और छठी समिति, ये बहुत ज़्यादा अच्छी ध्यान रखना।
ठीक है, अब अपन मंडल पे आते हैं। वैसे अब कोई ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मंडल का प्रशासन। मंडल, अब मंडल को अपन आज भी हम बोलते ही है ना, जैसे चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र या संभागीय डिविजनल जो सिस्टम है, इस टाइप का ही कुछ सिस्टम वहाँ पे रहा होगा। तो देखिए मंडल में हमें क्या क्या देखना है, और इसका प्रमुख जो था वो आपके प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहलाता था। ठीक है, हमने ये बातें यहाँ पे लिखी भी है कि प्रादेशिक या प्रादेष्टा कहलाता था। ठीक है, इसका प्रमुख प्रादेशिक अथवा प्रादेष्टा कहलाता था। और ध्यान रखना, ये अधिकारी न्याय का भी काम करता था, कहलाता था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि मंडल के अधीन जितने भी विभाग अध्यक्ष थे, ठीक है, अक्षपटला अध्यक्ष भी होगा, ये सारे विभागाध्यक्ष, जितने भी विभागाध्यक्ष थे, वो सारे विभागाध्यक्ष को का कार्य का जो निरीक्षण होता था ये प्रादेशिक अधिकारी करता था। ठीक है, तो मंडल के अधीन विभागाध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करके उस रिपोर्ट को सम्माहर्ता को देता था, क्योंकि सारा काम देखो विद्यार्थियों रेवेन्यू का था। इस समय रेवेन्यू और प्रशासन मेन था। देखो प्रशासन संचालन तो ये लोग वैसे कर लेते थे, रेवेन्यू कितना आया कितना नहीं आया है, ये जैसे सारे विभाग अध्यक्ष थे। विभाग अध्यक्ष का मतलब क्या होगा, आप ऐसे समझिए, मैं इसको आपको बढ़िया से समझाता हूँ। ठीक है, ये विभाग अध्यक्ष है। जैसे मान लो कि बंधनगार अध्यक्ष है, तो बंधनगार अध्यक्ष का काम था कि जितने भी प्रांतों में कारागृह है उनकी रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, तो जिस भी मंडल में, क्योंकि प्रांतों के अधीन तो मंडल ही थे, मंडलों में जो रिपोर्ट तैयार करता था, इसकी जांच का काम कौन करता था ऊपर, जिस मंडल का जो मंडल अधिपति होता था, प्रादेष्टा होता था, वो अपने क्षेत्र में जितने भी अध्यक्ष होते थे, ये जो काम करते थे, उनकी पूरी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करके और सम्माहर्ता को देता था। जनरली जो फिनेंशियल, जो रेवेन्यू से संबंधित रिपोर्ट्स होती थी, वो सम्माहर्ता के पास जाती थी। सम्माहर्ता पूरा बजट तैयार करता था, इसलिए उसको वो रिपोर्ट तैयार देते थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से काम होता था। तो ये जितने भी अधिकारी हैं, ये सारे के सारे अधिकारी गांव लेवल तक की रिपोर्ट इनके पास में सीधी जाती थी, सम्माहर्ता को देता था, क्योंकि ही वॉज रेस्पॉन्सिबल टू सम्माहर्ता। कौन? प्रादेशिक। तो प्रादेशिक जो है वो आपके सम्माहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था। प्रादेशिक सम्माहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था। और ये प्रादेशिक रिपोर्ट कहाँ से लेता था? अपने मंडल के जितने भी अध्यक्ष होते थे, उन सारे अध्यक्षों से ये निरीक्षण करके रिपोर्ट वहां से लेता था। अब इनके मंडल के अधीन थे जिले। ठीक है, क्या थे? जिले, जैसे अपन आहार कह सकते हैं, विषय कह सकते हैं, या जनपद भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये बात हमें वो आगे ऑलरेडी इस पूरे ढांचे में लिख चुके हैं। मंडल के अधीन ये थे, इनके मेन अधिकारी विषयपति कहलाते थे। आहारपति भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब इनका क्या काम था? अब मंडल का विभाजन जिलों में किया गया था। इस बात को मैं समझा चुका हूँ, वापस पुनः लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। और अब देखिए ये क्या करता था, ये आपके एक प्रकार से नीचे की जो रिपोर्ट्स होती थी ग्रामीण क्षेत्रों की, ये सारी रिपोर्ट्स बना के और ऊपर आपके ऊपर से ऊपर भेजते रहते थे। इनका यही काम था। तो विषय का कोई विशेष कार्य नहीं था, विषयपति इसका मुख्य अधिकारी होता था। आहारपति भी कह सकते हैं।
ठीक है। दूसरी बात, मेगास्थनीज के अनुसार इसका अधिकारी एग्रोनोमाई होता था। कौन था? एग्रोनोमोई, जो कि आपके राजमार्गों के प्रबंधन का कार्य करता था। तो ऐसा माना जाता है कि जो जिले थे उस समय, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, इसमें कोई कुछ भी नहीं था। और आगे अपन जब देखेंगे कि जो गांव के भी अधिकारी थे ना, प्रादेशिक को सीधी रिपोर्ट भेजते थे। तो आहार का उस समय उपयोग केवल राजमार्गों का ध्यान रखने के लिए किया गया था कि यहाँ से जो भी व्यापारी वर्ग जाता है, इन जिलों से आहारों से होकर गुजरता है, तो वहाँ पे उनको किसी भी प्रकार की कोई रिस्क ना हो, कोई उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा ना हो। इस वजह से जिले बनाए गए थे। बाकी इन जिलों के अंदर कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं था, केवल एग्रोनोमी नियुक्त किए जाते थे, जो केवल राजमार्गों के प्रबंधन का कार्य करते थे, इनका पूरा ध्यान रखते थे। ठीक है। तो आहार और विषय जो है वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, बस ये है कि ये रास्तों के ध्यान रखने का कार्य करते थे। ये आहार की बात हो गई। और अब हम आते हैं लास्ट में गांव के ऊपर, ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन, ठीक है। अब जो गांव का प्रशासन था विद्यार्थियों, इसकी खास बात देखिए कि ग्रामीणी के अधीन था, और ग्रामीणी की नियुक्ति गांव वासियों के द्वारा निर्वाचन के द्वारा की जाती थी। कोई वेतन भोगी कर्मचारी वो नहीं होता था, ठीक है, बाकियों की तरह। ग्रामीणी प्रमुख अधिकारी होता था, जो कि जनता द्वारा निर्वाचित होता था, न कि वेतनभोगी कर्मचारी। तो ये वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होता था, बल्कि एक ऐसा अधिकारी था जिसका चुनाव जनता स्वयं करती थी। अब इसके काम क्या थे? देखो, इसके कई कार्य थे। जैसे अब देखो, सिंचाई भूमि से लेकर, देखिए मैं एक एक कार्य लिख रहा हूँ। भूमि का प्रबंधन करना, किस किसान के पास में कितनी भूमि होनी चाहिए, कोई भूमिहीन है तो उसको किस प्रकार से कहाँ से भूमि दिलानी है, ये काम पूरा ये करता था। इसके अलावा एक ग्राम वृद्ध परिषद भी बैठती थी। गांव के बूढ़े लोगों की एक परिषद भी होती थी, और इस परिषद से सलाह लेकर न्याय का काम भी करता था, न्याय का कार्य भी करता था। इसके अलावा आपके कृषकों से भूमि कर का एकत्रण भी करता था। कृषकों से भूमि कर एकत्रण भी करता था, और फिर ये सारा एकत्रण करके पूरी रिपोर्ट बना के और टैक्स की, और अपने मेन जो गोप होता था, आगे जो 10 गांवों का मेन होता था, गोप 10 गांवों से टैक्स कलेक्ट करके और आगे जो है वो सीधा प्रतिष्ठा को बेचता था, प्रादेशिक को, और प्रतिष्ठा आगे है वो प्रांतपति को, और प्रांतपति ले जाके सम्राट को दे देता था। भूमि कर एकत्रण, और इसके बाद में देखिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट था, और सिंचाई साधनों की व्यवस्था करना। ठीक है, सिंचाई साधनों की व्यवस्था, ये सारे काम है वो ये करता था। अच्छा, ये भूमि कर के एकत्रण का आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि भूमि कर एकत्रण में क्या मैटर था। देखिए, भूमि कर एकत्रण करके किसको देता था? गोप को। गोप किसको देता था? प्रादेष्टा को। और प्रादेष्टा किसको भेजता था? प्रांतपति को, युवराज को, प्रांतपति को। और प्रांतपति किसको भेजता था? आगे सम्राट को।
ठीक है, सम्राट को। इस चैनल से जाता था ये, ठीक है। और गोप के पास में 10 गांव से टैक्स आता था और ये फिर आगे आगे ऐसे चलता रहता था। तो ये 4 मेन कार्य थे किसके, गांव के मेन अधिकारी, जैसे हम कहते हैं ग्रामीणी की, ठीक है। तो ग्रामीणी के मेन अधिकारी थे और इसे ग्रामीणी कई जगह ग्रामिक भी लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो हो गए इस आहार के बाद में गांव और गांव के मेन अधिकारी के कार्य। अब हमें गांव की कई सारी श्रेणियां मिलती है, ठीक है। तो गांव की कई सारी श्रेणियां थी, हम श्रेणियों पर बात करेंगे अब, ठीक है। गांव की श्रेणियां कौन कौन सी थी। गांव की श्रेणियां इसलिए बनाई जाती थी कि अगर प्रत्येक गांव पे बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त करेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन का भार बढ़ जाता था। इसलिए इन्होंने ये ग्रामीण का तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए इन्होंने ये 4 श्रेणियां बना रखी थी, ठीक है। एक गांव से गोप टैक्स वसूल करके फिर सारे गोप जो 400 गांव थे यहाँ तक, तो 400 गांव में कितने गोप होंगे, 40 गोप हो गए। ये 40 से गोप अपना टैक्स वसूल करके और फिर ये स्थानिक जो था ये अपने क्षेत्र के जितने भी गोप होते थे इनसे सारा टैक्स लेके और ये सारे है वो चले आते थे प्रादेष्टा के पास। प्रादेष्टा गवर्नर को, गवर्नर आपके सम्राट को चला जाता था। ये पूरी रिपोर्टिंग सिस्टम इस हायरार्की से चलता था, ठीक है। अब मैं गाँव की श्रेणियों के बारे में लिख रहा हूँ और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली श्रेणी, अब हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। पहले हमने केवल नाम लिखे था, अभी हम थोड़ा सा इसको डिटेल से लेते हैं। पहली श्रेणी थी संग्राहक, संग्रहण, ठीक है। ये पहली श्रेणी, इसमें क्या होता था, इसका मुखिया क्या कहलाता था, इसका मुखिया गोप कहलाता था, ठीक है। दूसरी बात, यह क्या काम करता था, यह लेखपाल के रूप में, अकाउंटिंग के रूप में, ठीक है, के रूप में माल गुजारी एकत्रण करना, गांव से जो भी टैक्स आता था वो सारा लेना, विदेशियों का स्वागत करना, जनगणना का कार्य करवाना, ठीक है। ये सारे कार्य इस व्यक्ति के थे, गोप नामक व्यक्ति के थे। साथ में आपके परिवारों का निरीक्षण करना, ग्राम सभा के कार्य, ये सब कार्य जो है वो कौन करता था, ये गोप नामक अधिकारी करता था, ठीक है। तो गोप काफी महत्वपूर्ण अधिकारी था इस समय का। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये गोप आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे गांव की दूसरी श्रेणी जो थी वो थी आपके संग्राहक के बाद में खारवाटिक, ठीक है, खारवाटिक। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं था और इसमें 200 गांवों का समूह था। इसमें कितने गांव थे, 10 गांव, और इसमें कितने गांव थे, 200 ग्राम थे, और 200 ग्राम थे तो इसमें 20 गोप आ जाते थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम खारवाटी की सहायता से हो जाता था, इसमें कुछ विशेष नहीं है यहाँ पे, तो कई गोप इसमें हो जाते थे। ये दूसरा पॉइंट। उसके बाद में हम तीसरा बिंदु ले यहाँ पे, तो ठीक है, तीसरे बिंदु की अगर अपन बात करें तो कोई इसमें भी विशेष कुछ था नहीं तीसरा बिंदु, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं जिसमें थे आपके द्रोणमुख। कौन था, द्रोणमुख, और यह 400 गांवों का समूह था, ठीक है। 400 गांवों का समूह होता था, इसमें भी वापस वही कई सारे गोप आ जाते थे। और अब लास्ट में जो मेन है आपके स्थानिक। कौन, स्थानिक। और स्थानिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्थानिक, स्थानीय, और ये था आपके 800 गांवों का समूह,
इसका अधिकारी क्या कहलाता था? स्थानिक कहलाता था। स्थानिक होता था इसका अधिकारी। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, स्थानिक क्या करता था? ये सारे गोप से जितने भी संग्राहक, द्रोणमुख वगैरह थे, इन सारों से एक प्रकार से यूं कहिए कि कर वसूलने का काम है वो करता था। ठीक है, तो ये जिले का प्रमुख अधिकारी होता था। विषयपति के बाद जिले का एक प्रमुख अधिकारी इसके अधीन कई गोप होते थे, कर वसूलता था, कर वसूलना। अब आप सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए विद्यार्थियों, ध्यान से समझते जाना, मैं आपको बढ़िया तरीके से बात है वो समझा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक तो ये हो गया और एक ये, आपको ये दो याद रखने हैं स्पेशली। ठीक है, ये दो आपको बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो दोनों बिंदु है, ये दोनों, अब इन दोनों की जो रिपोर्ट थी ये सीधी की सीधी चली जाती थी। इनका कार्यों का निरीक्षण कौन करता था? इनके कार्यों का निरीक्षण होता था प्रादेष्टा के द्वारा। किसके? गोप और स्थानिक का जो निरीक्षण होता था वो प्रादेष्टा करता था। ठीक है, उक्त दोनों के कार्यों की जांच प्रादेष्टा करता था। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब देखिए कि गोप व स्थानिक के कार्यों की जांच प्रादेष्टा करता था, क्योंकि ये लोग प्रादेष्टा के रिस्पॉन्सिबल होते थे, उत्तरदायी होते थे। ठीक है, प्रादेष्टा के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो ये तीनों पदों का नाम आप याद रखना। ये गांवों की श्रेणियां थी, संग्राहक, खारवाटिक, द्रोणमुख और आपके स्थानीय। तो ये एक प्रकार से हमारा मैटर था इस पूरे प्रशासन के स्त्रीकरण का। तो अब देखिए वापस उस पॉइंट पे आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। तो साम्राज्य कल हमने देख लिया था, प्रांत आज हमने देख लिए, प्रशासनिक केंद्र, नगर, मंडल, आहार, गांव, संग्राहक, खारवाटिक, द्रोणमुख और स्थानीय, ये सारा हमारा प्रशासन का स्त्रीकरण पूरा हो जाता है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, वित्त प्रशासन और उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।